When to Rob a Bank. And 131 more warped suggestions and well-intended rants. Book by Stephen D. Levitt and Stephen J. Dubner. Introduction. 2005 में स्टीवन लेविट और स्टीफन डबनर दुनिया में फ्रीकोनॉमिक्स लेकर आए। अपनी बेस्ट सेलिंग बुक में उन्होंने हर चीज की छिपे हुए साइड की जांच करने का दावा किया, लेकिन असल में वह उन मुद्दों के बारे में सोचने का एक नया तरीका ला रहे थे जिनका हम सामना करते हैं। छोटे रूप में कहा जाए तो डबनर और लेविट ने दुनिया को इकॉनमी को देखने का एक नया तरीका सिखाया। इसका मतलब है किसी परेशानी की जड़ का पता लगाना और उस जानकारी को ज्यादा असरदार सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना। ऑथर्स खासतौर पर दो फैक्टर्स में इंटरेस्टेड थे, इकोनॉमिक्स के लॉज और इंसान की साइकोलॉजी। फ्रीकोनॉमिक्स बुक्स के जरिए डबनर और लेविट ने कई टॉपिक्स को कवर किया, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्रीकोनॉमिक्स नाम का ब्लॉग शुरू किया जहां वो हर हफ्ते पोस्ट करते थे। इसके जरिए वो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से जुड़े और भी बड़े प्रॉब्लम्स को कवर कर पाए। यह समरी फ्रीकोनॉमिक्स ब्लॉग के पोस्ट को इकट्ठा करके बनाई गई है। इसमें गवर्नमेंट, क्राइम, धोखा, प्राइसिंग और डर के थीम के बारे में बात की गई है। आप इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे काम करने वाली इकोनॉमिक फोर्स के बारे में सीखेंगे। हर चैप्टर के साथ दुनिया के बारे में आपकी नॉलेज और भी बढ़ जाएगी। वी वर ओनली ट्राइंग टू हेल्प। क्या आप अपने गवर्नमेंट और जिन पॉलिटिशियंस से वो बना है उसे पसंद करते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत कम लोग ही हमें देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम ही लोगों के हक में काम करती है। वो अक्सर करप्ट और अपने काम में इनएफिशिएंट या बेकार होती हैं। लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है। दुनिया भर में लगभग हर देश में लाइब्रेरी बनी हुई है। लोग इसे इंफॉर्मेशन के सेंटर के रूप में देखते हैं। अब सोचिए कि अगर दुनिया में लाइब्रेरी नहीं होगी तो क्या होगा? लोगों के एक ग्रुप ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो कामयाब होंगे? पहली बार में इस सवाल का जवाब बहुत आसान लगता है, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी को नापसंद नहीं करता। एक ऐसा इंसान जो कभी भी वहां न गया हो, वह एक ऐसी जगह जो बुक उधार पर देती है, बनाने के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन दो तरह के लोग हैं जो लाइब्रेरी को नापसंद करते हैं, वह है ऑथर्स और पब्लिशर्स। मान लीजिए एक लाइब्रेरी एक किताब खरीदती है और कुछ सालों में इसे 50 लोगों को उधार पर देती है। इससे क्या होगा? सभी 50 लोग किताब नहीं खरीदेंगे, लेकिन मान लीजिए कि उनमें से कम 5 ने किताब खरीद ली तो ऑथर्स और पब्लिशर्स 5 गुना ज्यादा पैसे कमाएंगे। लाइब्रेरी पढ़ने को काफी सस्ता बना देता है, लेकिन इसके होने से ऑथर्स और पब्लिशर्स को कम प्रॉफिट होता है। आज के समय में ऐसे सिस्टम की शुरुआत करना मुश्किल है। मॉडर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ किसी को भी बुक उधार देने पर रोक लगा सकता है। बड़ी पब्लिशिंग कंपनीज भी गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगी। सबसे अच्छा यह होगा कि लाइब्रेरी को ऑथर्स को रॉयल्टी देनी पड़ सकती है। इसका मतलब है ऑथर को उनकी बुक रीडर्स को उधार पर देने के लिए हर साल एनुअल फीस देना। लाइब्रेरी सिस्टम सिर्फ इसलिए इस तरह काम कर पाती है क्योंकि यह हमारे कल्चर का हिस्सा है। अगर इस आइडिया को 21वीं सेंचुरी में लाया गया होता तो वो बहुत अलग तरह से काम करता। इस एग्जाम्पल का पॉइंट यह दिखाना है कि दुनिया लगातार बदल रही है। कुछ कॉन्सेप्ट्स जिन्हें हमने नॉर्मल मानकर अपनाया है, हो सकता है कि मॉडर्न सोच के हिसाब से वो बेमतलब हों। नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ब्रिटेन की फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। इसके कॉस्ट को छोड़कर यह बाकी सभी एरिया में समझ में आता है। 2021 तक ब्रिटेन के GDP का लगभग 12% NHS पर खर्च किया गया था। NHS के खर्चों की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि यह गवर्नमेंट को इतना महंगा क्यों पड़ता है। लोग सिर्फ इसके फ्री होने के कारण फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं। इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक इकोनॉमिस्ट ने एक मॉडल सजेस्ट किया कि लोगों को पैसे दिए जाने चाहिए। उनके हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां रहने वाले हर आदमी को साल में 1000 पाउंड देना चाहिए। वे इस पैसे का इस्तेमाल अपने हेल्थ पर होने वाले खर्चों के लिए कर सकते हैं।
इस मॉडल के हिसाब से लोगों को 2000 पाउंड तक के अपने मेडिकल बिल्स को पूरा पे करना होगा। अमाउंट 2000 पाउंड से 8000 पाउंड के बीच होने पर उन्हें इसका आधा पे करना होगा। साल में 8000 पाउंड से ऊपर जो भी खर्च होगा उसका पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। यह मॉडल पक्का करता है कि लोग बेवजह हॉस्पिटल ना जाएं। इस तरह पैसे बचाने के लिए वो मामूली सर्दी जुकाम और सिरदर्द के लिए घर पर ही रहेंगे। उनके पास हर साल मेडिकल इमरजेंसी पर खर्च करने के लिए 1000 पाउंड है। यह अमाउंट लोगों को अचानक बीमार होने पर बैकअप देगी। इससे गंभीर बीमारी वाले लोग भी सेफ रहेंगे क्योंकि उनका खर्च अक्सर 8000 पाउंड से ज्यादा हो जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम यह थी कि अगर आपका मेडिकल बिल बिल्कुल 8000 पाउंड है तो ऐसे में आपको अपनी जेब से 4000 पाउंड देने होंगे। यह सिस्टम एनएचएस के खर्च को 15% तक कम कर सकता है। इसमें चिंता करने वाली इकलौती बात यह है कि यह अभी भी कुछ लोगों पर हेल्थ केयर के खर्चे का भारी बोझ डालता है। लेकिन इसी तरह दुनिया काम करती है। जैसे जब आपकी कार या टीवी खराब होने पर गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करती है तो यह आपके सभी मेडिकल बिल्स क्यों भरे? गवर्नमेंट के खर्च का वो हिस्सा जिसे लोग कम करना चाहते हैं वह है पॉलिटिशियंस की सैलरी। लेकिन सिंगापुर में गवर्नमेंट वर्कर्स देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोग हैं। 2007 में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने $3.1 मिलियन कमाए थे। यह अमेरिका के प्रेसिडेंट की सैलरी से 7 गुना ज्यादा था। सिंगापुर इस बात को ये कहकर सही बताता है कि गवर्नमेंट में पढ़े लिखे लोगों को बनाए रखने के लिए उन्हें ज्यादा सैलरी देने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर यह भी कहते हैं कि करप्शन को कम करने के लिए ज्यादा सैलरी देना जरूरी है। लेकिन दूसरे देशों में लोग इस तरह की सैलरी देने के लिए तैयार नहीं करेंगे। वो इसका मजबूती से विरोध करेंगे। इसका दूसरा तरीका है पॉलिटिशियंस को उनके प्रोजेक्ट के रिजल्ट के हिसाब से इनाम देना। अभी के सिस्टम में एक पॉलिटिशियन के मोटिवेशन के बारे में सोचिए। वे फिर से इलेक्शन जीतना चाहते हैं और ज्यादा पावर पाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी चीजें करने पर ध्यान देते हैं जो लोगों को कुछ समय के लिए खुश कर सके। वो गरीबी, क्राइम या खराब एजुकेशन सिस्टम जैसी प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व नहीं करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उनकी मोटिवेशन के सोर्स को बदल दें? अगर एक पॉलिटिशियन एजुकेशन के लेवल को 10% इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू कर पाते हैं तो उसे $1 मिलियन देना चाहिए। अब उन्हें दोबारा चुने जाने की चिंता नहीं होगी। भले ही वे इलेक्शन हार जाए, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट 10 साल में कामयाब हो जाता है तो वो ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हुर्रे फॉर हाई गैस प्राइसेस। एक आम इंसान के लिए चीजों और सर्विस की कीमत चुकाना जिंदगी जीने के लिए एक फैक्ट की तरह है। हम प्राइस के बढ़ने पर शिकायत करते हैं और घटने पर खुश होते हैं। लेकिन चीजों का दाम बढ़ना या घटना इकोनॉमिस्ट्स के लिए कहीं ज्यादा मायने रखता है। उनके लिए यह इंसान के नेचर और दुनिया की हालत के बारे में काम की इन्फॉर्मेशन देता है। साइरल वुल्फ कई सालों से एक जनरल फिजिशियन के रूप में काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री में एक खास प्रॉब्लम का पता लगाया। बहुत सी कॉमन दवाइयां आम लोगों के लिए बहुत महंगी थीं। ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि इन्हें सस्ते में बनाया जा सकता था, इसलिए साइरल ने रिसर्च करने का फैसला किया। साइरल ने ऐसी 2 दुकानें खोजी जो बाकियों के मुकाबले दवाइयां काफी सस्ते में बेचती थीं। उन्होंने दोनों के बीच का फर्क प्रोजैक नाम की एक डिप्रेशन की दवाई की 90 टेबलेट की कीमत दिखाकर बताया। वह 2 सस्ती दुकानों की चेन, कॉस्टको और सैम्स क्लब, जहां इसकी कीमत $12 और $15 है, वहीं एक बड़ी मेडिकल स्टोर की चेन, वॉलग्रीन्स में ये 90 गोलियां $117 की मिलती हैं। पहले तो इतने बड़े फर्क का कोई लॉजिक समझ नहीं आता। भले कोई एक ही दवाई के लिए $100 ज्यादा क्यों देगा? आपको लगेगा कि अगर वॉलग्रीन्स ने अपने दाम नहीं घटाए तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वॉलग्रीन्स की सेल्स हर साल बढ़ रही है। साइरल ने बताया कि कंपनी इस तरह से इसलिए काम सकती है क्योंकि उनके क्लाइंट्स बूढ़े हैं। बूढ़े लोग ज्यादातर उन दवाइयों के मार्केट प्राइस पर रिसर्च नहीं करते जिन्हें वह खरीदते हैं। बूढ़े लोग मान लेते हैं कि सभी दुकानों में कीमत एक जैसी ही होंगी, इसलिए वॉलग्रीन्स उन लोगों को धोखा देता रहता है जो उनके पास दवाई खरीदने आते हैं। सिर्फ करंट प्राइस लोगों को मोटिवेट नहीं करता है,
अक्सर बड़े कॉरपोरेशन फ्यूचर प्राइस पर पड़ने वाले उनके असर के हिसाब से फैसले लेते हैं। आइए हाल ही में हुए घटना को देखते हैं, जहां कुछ एम्प्लॉयज ने कोको कोला के सीक्रेट फार्मूला को चुरा लिया था। उन्होंने उस सीक्रेट को पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स को बेचने की कोशिश की, लेकिन रेसिपी खरीदने के बजाय पेप्सी ने उन्हें पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार पेप्सी और कोको कोला एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। कोको कोला की रेसिपी को आम लोगों तक पहुंचाकर पेप्सी किसी के लिए भी कोको कोला बनाना मुमकिन कर सकता था। इससे कोको कोला का बिजनेस आसानी से खत्म हो जाता। यहाँ पर मुद्दा यह है कि पेप्सी और कोको कोला में कोई फर्क नहीं है। मान लीजिए कि मार्केट में ज़्यादा सस्ता कोको कोला आ जाता तो सभी लोग उसे खरीदने लगते और फिर मुकाबला करने के लिए पेप्सी को अपने दाम कम करने पड़ते। उनके लिए कोको कोला से कम्पीट करना ज़्यादा फायदेमंद है। कम से कम वह अपने दाम को थोड़ा बढ़ाकर रख सकते हैं। अगर उस फार्मूला को लीक करना काम नहीं करता तो पेप्सी खुद कोको कोला की रेसिपी को इस्तेमाल कर सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यह बेकार साबित होता क्योंकि पेप्सी और कोको कोला परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बन चुके हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वह दो प्रोडक्ट होते हैं जो कस्टमर को एक ही जैसी चीज़ ऑफर करते हैं। कुछ कंपनीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को पसंद नहीं करती क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन पैदा होता है। हालांकि पेप्सी और कोको कोला एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वाद में थोड़ा फर्क है। इसका मतलब है कुछ लोग सिर्फ पेप्सी खरीदते हैं और कुछ लोग सिर्फ कोको कोला। अगर दोनों एक जैसे हो जाते तो उन्हें अपने दाम कम करने पड़ते और मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च करना पड़ता। सुनने में ये अच्छा लगता है कि पेप्सी के एग्जीक्यूटिव सही चीज़ करना चाहते थे, लेकिन चांसेस यह है कि वह इकोनॉमिक्स के लॉ को समझते थे। कोको कोला के सीक्रेट को बाहर लाना दोनों ही कंपनियों को नुकसान पहुंचाता। उनके लिए एक दूसरे से कम्पीट करते रहना ज़्यादा फायदेमंद है। एक एरिया जहां कंपटीशन के कारण दाम कम होने के चांसेस बहुत कम है वह है फ्यूल सेक्टर। फ्यूल का दाम बढ़ना अक्सर पूरी इकोनॉमी पर गहरा असर डालता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए ज़रूरी चीज़ों और सर्विस की कीमत भी बढ़ जाती है। तो फिर क्यों कुछ इकोनॉमिस्ट सच में चाहते हैं कि फ्यूल के दाम बढ़े? इसके पीछे सोच यह है कि फ्यूल के दाम बढ़ने से सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी। इससे कम से कम 3 फायदे होंगे। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, जिसके कारण लोगों का ट्रैवलिंग में समय बचेगा। इससे सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट कम होंगे और जहरीली गैसों का निकलना कम होने से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। चलिए देखते हैं कि कैसे हर प्रॉब्लम इकॉनमी पर असर डालती है। ट्रैफिक जाम के कम होने की अहमियत समझने के लिए व्हीकल आवर्स नाम के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले आप किसी एक लोकेशन में हर गाड़ी द्वारा ट्रैफिक में बिताए गए घंटों को मापते हैं। उन घंटों को ऐड करने पर ट्रैफिक के कारण वेस्ट होने वाले समय को लॉस ऑफ व्हीकल आवर्स ड्यू टू ट्रैफिक कहा जाता है। टेक्सास ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ने एक बार यूएसए के 75 सबसे बड़े शहर को स्टडी किया था। उन्हें पता चला कि सन 2000 में 3.6 बिलियन व्हीकल, कार, बस वगैरह ट्रैफिक में फंसे थे। इसका मतलब है कि कम से कम 21.6 बिलियन लीटर फ्यूल बर्बाद हुआ। हिसाब लगाया गया कि ट्रैफिक के कारण प्रोडक्टिविटी का नुकसान $67.5 बिलियन था। रोड एक्सीडेंट का क्या? एक रिसर्च पेपर ने रोड पर गाड़ियों और इंश्योरेंस कॉस्ट के बीच के कनेक्शन को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि हर नई गाड़ी ने टोटल इंश्योरेंस कॉस्ट को $2000 बढ़ाया है। ग्लोबल वार्मिंग हमारी जिंदगी पर काफ़ी असर डालती है और यह आगे चलकर भी असर डालना जारी रखेगी। अंदाज़ा लगाया गया है कि एटमॉस्फेयर में हर टन कार्बन हमें $43 की पड़ती है। अमेरिका में गाड़ियां हर साल लगभग 727 बिलियन लीटर पेट्रोल और डीजल जलाती हैं। इंसानों को यह कॉस्ट लगभग $20 मिलियन पड़ता है। ऊपर के खर्च को देखते हुए फ्यूल के दाम बढ़ने से हमें खुशी होनी चाहिए, लेकिन इस महंगे फ्यूल का एक छुपा हुआ नुकसान भी है। लोग अब मोटरसाइकिल जैसी फ्यूल बचाने वाली गाड़ियों, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं और दुख की बात यह है कि इससे सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। 2014 की एक स्टडी ने दिखाया कि फ्यूल का दाम बढ़ने से कैलिफोर्निया में 800 मोटरसाइकिल से जुड़ी मौतें हुई हैं। हाउ टू बी स्केयर्ड ऑफ द रॉन्ग थिंग।
क्या आपको पता है कि नशे में गाड़ी चलाना नशे में पैदल चलने से कम खतरनाक है, या फिर एक घोड़े की सवारी करना एक मोटरसाइकिल चलाने से ज्यादा खतरनाक है? लोग हर तरह की चीजों से डरते हैं, लेकिन अक्सर इन डरों को किसी सबूत या लॉजिक से सपोर्ट नहीं किया जाता है। आइए हम डेटा देखते हैं और तय करते हैं कि हमें किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। पिछले कुछ सालों में मोटापा एक सीरियस चिंता का कारण बन गया है। जब हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तब हमें 3 सवाल मिलते हैं जिसका जवाब हमें मोटापे का हल ढूंढने के लिए चाहिए। मोटापा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? हम मोटापे को कम कैसे कर सकते हैं? क्या मोटापा सच में इतना खतरनाक है जितना लोग कहते हैं? पहला सवाल सीधा सीधा है। लोग पहले इतना नहीं खाते थे जितना वह अभी खा रहे हैं। आज हमारे पास कम दाम में टेस्टी खाने के अनलिमिटेड ऑप्शन मौजूद हैं। मोटापा बढ़ने का एक और कारण है स्मोकिंग का कम होना। इन दोनों के बीच का कनेक्शन थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन निकोटीन भूख कम करने के साथ साथ कैलोरी को भी जलाता है, इसलिए एक बार जब लोग सिगरेट पीना कम करते हैं तो यह माना जा सकता है कि वो ज्यादा खाने लगेंगे। दूसरे सवाल का जवाब भी सीधा है। मोटापा तब कम होगा जब लोगों का वेट कम होगा। आप अच्छा खाना खाकर और रोज एक्सरसाइज करके वेट घटा सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री कई बिलियन डॉलर की है। Amazon पर ज्यादातर बेस्ट सेलिंग बुक्स डाइट और एक्सरसाइज के बारे में होती हैं, लेकिन फिर भी मोटापा हर साल बढ़ता जा रहा है। आखिरी सवाल शायद सबसे जरूरी सवाल है। बहुत से ऑथर्स ने दावा किया है कि मोटापे की प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। एक ऑथर कहते हैं कि डॉक्टर हर साल 60 मिलियन अमेरिकन्स को गलत रूप से मोटा मान लेते हैं। डेटा से यह भी पता चला है कि मोटापे का असर दूसरी बीमारियों पर काफी कम पड़ता है। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पक्के तौर पर मोटापा 20 लोगों की मौत का कारण बना है। न्यूयॉर्क में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां 47 को ले जा रही एक बोट डूब गई थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वह बोट बहुत ज्यादा लोगों को ले जा रही थी, लेकिन वह बोट कई सालों से 47 लोगों से ज्यादा लोगों को सेफली लेकर जा रही थी। यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि बोट ने सेफ्टी का लेवल तय करने के लिए लोगों को गिनकर हिसाब लगाया था। उन्होंने इस नंबर का हिसाब इस अंदाजे से लगाया कि एक इंसान लगभग 140 पाउंड के वजन का होता है। लेकिन एक्सीडेंट वाले दिन उस बोट में बैठे लोगों का एवरेज वजन 174 पाउंड था। जब बहुत सारे टूरिस्ट एक ही तरफ चले गए तो बोट का बैलेंस बिगड़ गया। कई गवर्नमेंट मोटापे से ज्यादा गैम्बलिंग यानी जुए से डरती हैं। कसिनो और स्पोर्ट्स गैम्बलिंग सेंटर को कड़ाई से चलाया जाता है। हाल में हुए एक ऑपरेशन में यूएस गवर्नमेंट ने 3 बड़े ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था। पोकर एक ऐसा कार्ड गेम है जिसमें लोग आमतौर पर पैसे लगाते हैं। गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन 4 कारणों से बेमतलब लगता है। पहला कारण है किसी चीज की सप्लाई को रोक देना ना के बराबर काम करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेरोइन ड्रग्स। हेरोइन पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन फिर भी यह कई देशों में पाया जाता है। अमेरिका के लोग अभी भी ऑनलाइन पोकर खेलना चाहते हैं। जब तक डिमांड रहेगी तब तक नए प्लेटफॉर्म आते रहेंगे। दूसरा कारण है ऑनलाइन पोकर खेलने से रिस्क काफी कम होता है। उसमें कम पैसा लगाने की इजाजत होती है, इसलिए कसिनो की तरह आप एक रात में लाखों रुपए नहीं हार सकते। अमेरिकन्स को ये रिस्क उस एंटरटेनमेंट के सामने बहुत छोटा लगता है जो उन्हें पोकर खेलकर मिलता है। पोकर खेलने वाले अमेरिका में सेलिब्रिटी होते हैं। कम से कम 5 मिलियन लोग इसे रेगुलर तौर पर खेलते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट के पास लोगों को ऑनलाइन पोकर खेलने से रोकने का कोई मोरल कारण नहीं है। आखिरकार लोग रेगुलर कसिनो में पैसे लगाते ही हैं। यूएस की गवर्नमेंट खुद देश में गैम्बलिंग का सबसे बड़ा रूप लॉटरी चलाती है। गवर्नमेंट ऑनलाइन पोकर खेलने वालों पर टैक्स लगाकर उनसे पैसे कमा सकती है। उन पर रोक लगाना दोगलापन लगता है। आखिरी कारण है यूएस गवर्नमेंट कानूनी तौर पर पोकर पर रोक नहीं लगा सकती है। उनका कानून कहता है कि ऐसे गेम्स पर ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल है जिसे अपनी स्किल से खेला जाता है। जहां पोकर में थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है, वहीं पोकर को लगातार जीतने के लिए स्किल की जरूरत होती है। यहां तक कि पोकर का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होता है जहां अच्छे प्लेयर लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं।
पोकर और मोटापे से ज्यादा लोग अनजान लोगों से डरते हैं। हम अपने बच्चों को अजनबियों से दूर रहना सिखाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल 2,03,900 किडनैपिंग विक्टिम के परिवार द्वारा की जाती है? इसके मुकाबले अनजान लोगों द्वारा किडनैप किए जाने का केस 58,200 है। इनमें से सिर्फ 115 पैसों के लिए अनजान लोगों द्वारा की गई किडनैपिंग है। यह दो कहानियां बताती हैं कि अजनबी लोगों से डरने के पीछे मजबूत लॉजिक नहीं है। पहली कहानी ब्रूस पर्दो के बारे में है। इस शख्स ने सुसाइड करने से पहले अपनी पूरी फैमिली को मार डाला था। और दूसरी कहानी आतिफ इरफान के बारे में है, जिसे शक के कारण जबरदस्ती प्लेन से बाहर निकाल दिया गया था। ब्रूस पर्दो रेगुलरली चर्च जाता था और लोकल कम्युनिटी का हिस्सा था। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं थी और आखिरकार उसका तलाक हो गया। किसी को नहीं लगा कि ब्रूस पर्दो को कोई प्रॉब्लम है। उस साल क्रिसमस पर वो सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने गया। उन लोगों ने उसे घर में आने दिया जहां उसने सबका खून कर दिया। वहां आसपास रहने वाले लोगों को कभी नहीं लगा था कि ब्रूस ऐसा काम कर सकता था, लेकिन अब देखने से यह मानना आसान हो जाता है कि वह शायद गुस्सा या उदास रहा होगा या पागलपन का शिकार रहा होगा। वही आतिफ इरफान फ्लोरिडा जाने के लिए एयरट्रान की फ्लाइट में बैठा। वह अपने भाई से प्लेन में सबसे सेफ सीट के बारे में बात करने लगे। दूसरे पैसेंजर इरफान पर इसलिए शक करने लगे क्योंकि वह मुस्लिम था। कुछ लोगों ने इस बारे में एयरलाइन को रिपोर्ट की और इरफान को प्लेन से उतार दिया गया। उससे पूछताछ करने के लिए एफबीआई के आने तक उसे एयरपोर्ट पर रखा गया। एफबीआई को पता चला कि इरफान डेट्रॉइट में पैदा हुआ था। बाद में वह वर्जीनिया चला गया था जहां वह टैक्स अटर्नी के रूप में काम करता था। वह छुट्टियां मनाने के लिए फ्लोरिडा जा रहा था। एफबीआई को यकीन हो गया कि इरफान टेररिस्ट नहीं है। एफबीआई के क्लियर कर देने के बाद भी एयरट्रान ने इरफान को अपने प्लेन में ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी। कई बार अनजान लोगों को लेकर हमारा डर लोगों के साथ गलत व्यवहार करवाता है और कई बार हमारे परिवार और दोस्तों पर शक न करना मुसीबत लेकर आता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग 75% मर्डर किए गए लोग अपने परिवार के मेंबर्स द्वारा मारे गए हैं। इफ यू आर नॉट चीटिंग, यू आर नॉट ट्राइंग। चीट करना यानी धोखा देना इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। इसके कई रूप होते हैं, जैसे झूठ बोलना या कानून तोड़ना। लोग आमतौर पर खुद को फायदा पहुंचाने के लिए चीट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जहां कोई खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए चीट कर रहा हो? मैक्सिकन सोशल वर्कर्स ने 2002 में एक वेलफेयर प्रोग्राम किया था। एप्लीकेंट्स को उन सभी एसेट्स को फॉर्म में रिकॉर्ड करके सबमिट करना था जो उनके पास थे। इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को होने वाला था, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उनके पास जो एसेट्स थे उसके बारे में झूठ बोला। जैसे जिन लोगों ने कहा कि उनके पास कार नहीं है, उनमें से 83% लोग झूठ बोल रहे थे। ऊपर का एग्जाम्पल कुछ समझ में आता है, लेकिन कुछ गरीब लोगों ने जो तकलीफ वो सह रहे थे उसे छुपाने के लिए झूठ कहा। जैसे जिन लोगों ने कहा कि उनके घर में टॉयलेट है, उनमें से 39% लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था। घर में नल से पानी की सुविधा होने का दावा करने वाले लोगों में से 32% लोगों के पास पानी की सुविधा नहीं थी। इतनी गरीबी में रह रहे लोग अपने हालात के बारे में झूठ क्यों बोल रहे थे? इसका एक कारण हो सकता है कि वो खुद को शर्मिंदगी से बचाना चाहते थे। इससे पता चलता है कि लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए चीट नहीं करते। कई बार वो सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए भी चीट करते हैं। धोखा देने के कुछ मामलों में बड़ी खास बात भी होती है। आपको पता है कि धोखा देना गलत है, लेकिन आप उन लोगों की क्रिएटिविटी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। इसका कमाल का एग्जाम्पल है मुंबई रेलवे सिस्टम। मुंबई की ट्रेन हर दिन 6 मिलियन लोगों से ज्यादा को लेकर सफर करती है, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी के पास टिकट है या नहीं यह चेक करना आसान नहीं है। इसके बजाय ऑफिसर्स अचानक से ट्रेन में चढ़कर टिकट चेक करते हैं। बिना टिकट के पकड़े जाने पर लोगों को भारी फाइन भरना पड़ता है। इसलिए बिना टिकट सफर करने वालों के एक ग्रुप ने अपना खुद का इंश्योरेंस प्रोग्राम बना लिया था। उन्होंने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और हर किसी ने कंपनी को 500 रुपए दिए।
अगर कोई मेंबर बिना टिकट के पकड़ा जाता तो वो फाइन भर देते थे और फिर वे कंपनी को टिकट दिखाकर अपने पैसे ले लेते थे। फाइन सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि लोग पकड़े जाने से डरते हैं। बहुत कम एनुअल कॉस्ट देकर बिना टिकट सफर करने वालों को कानून का डर नहीं रह गया था। अगर गवर्नमेंट चीट करने वाले लोगों जितनी क्रिएटिव होती तो हमें ना जाने कितनी परेशानियों का हल मिल गया होता। रेलवे पर चीट करने से आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन रास्तों पर चीट करना अक्सर परेशान करने वाला और कभी-कभी जानलेवा होता है। सड़कों पर गाड़ियां जितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, लोग सड़कों के रूल्स पर उतना ही कम ध्यान दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है न्यूयॉर्क का एक फेमस हाईवे। हाईवे से बाहर निकलने के लिए ड्राइवर को एक लेन से होकर जाना पड़ता है। आमतौर पर उस लेन पर लंबी लाइन होती है। कुछ लोग एग्जिट तक दूसरी लेन पर चलते हैं और फिर लाइन काटकर इस लेन में आ जाते हैं। यह कानून का पालन करने वाले लोगों के लिए और देरी का कारण बनता है। एक दिन न्यूयॉर्क पुलिस ने एग्जिट के पास कुछ ऑफिसर्स को खड़ा कर दिया। नियम तोड़ने वालों को पुलिस के वहां होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह हरकत की। इसका नतीजा यह हुआ कि 1 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया और फाइन लगाया गया। हर गाड़ी चलाने वाले का फाइन $115 था, इसलिए गवर्नमेंट ने हर घंटे $3000 से ज्यादा की कमाई की। फाइन आमतौर पर कानून तोड़ने वालों को कम नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पकड़े जाने के चांसेस अभी भी कम हैं। लेकिन हाईवे एग्जिट जैसी जगहों को टारगेट करना एक अच्छी स्ट्रेटजी है। यह उन लोगों को सजा देता है जो अक्सर सड़क के नियम तोड़ते हैं। साथ ही इससे शहर और इसकी सड़कों को मेंटेन करने के लिए पैसे मिलते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में चीटिंग की होगी, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में ऑफिशियल्स को हाल में टीचर्स का एग्जाम में चीटिंग करने का एक अजीब केस देखने को मिला। उन्हें इसका पता तब चला जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर के कई जवाब मिटा दिए गए थे। इसके बजाय जो जवाब लिखे गए थे वे सभी सही थे। इसका कारण साफ था। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड के लिए टीचर्स को इनाम देना शुरू कर दिया था, तो नेचुरली उन्होंने स्टूडेंट्स के जवाब को बदलना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि कैसे चीटिंग टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की एक अच्छी कोशिश को बर्बाद कर सकता है। When to rob बैंक। इकोनॉमिक्स के फील्ड में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है क्राइम के इकोनॉमिक्स को स्टडी करना। क्रिमिनल्स के एक्शन को एनालाइज करने से क्राइम को रोकने के तरीके पता चलते हैं। इससे इंसान की साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बैंक रॉबरी मूवीज और नॉवेल्स की सबसे पॉपुलर थीम में से एक है, लेकिन उनमें से बहुत कम इसे असलियत की तरह दिखाया जाता है। सबसे सक्सेसफुल बैंक रॉबरीज में एक ऐसी टीम नहीं होती जो छुपकर सेफ को तोड़ती है। इसे बर्नस जीगर की कहानी में दिखाया गया था। बर्नस को 1961 में एक लोकल बैंक से $2 मिलियन चुराने के लिए अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट होने के समय उसने कहा था कि वह थक चुकी है। बर्नस एक बैंक एम्प्लॉय थी और जिस दिन से उसने चोरी करना शुरू किया था उस दिन से उसने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अकाउंट के 2 सेट को मैनेज कर रही थी। अगर कोई और एम्प्लॉय उन अकाउंट्स को देख लेता तो उसे पता चल जाता कि पैसे गायब हो रहे हैं। अपनी सजा पूरी करने के बाद बर्नस को एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एक कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया था। वह उन्हें अपनी तरह के बैंक एम्प्लॉयज को पहचानने में मदद करती थी जो पैसे चुरा रहे हैं। बर्नस ने यह पता लगाया कि कई लोगों ने उसी की तरह हरकतें की थीं, जैसे कि छुट्टी ना लेना। रेगुलर बैंक रॉबर्स अपनी हर कोशिश में लगभग $4120 के करीब कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह चोरी करने से पहले इस स्टैटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर बैंक रॉबरी दोपहर के समय की जाती है, लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि सुबह के समय की गई चोरी एवरेज में $1400 ज्यादा कमाती है। स्टैटिक्स से यह भी पता चला है कि एक बैंक रॉबरी की कमाई आपकी लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि यूके में एक सक्सेसफुल रॉबर एवरेज में $18,000 कमाता है, लेकिन यहाँ पकड़े जाने का डर भी ज्यादा होता है। वहीं यूएसए में सिर्फ 35% बैंक रॉबर्स ही पकड़े जाते हैं। तो आपको एक बैंक रॉबरी कब करनी चाहिए?
इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप कभी भी बैंक में चोरी ना करें और ईमानदारी से अपना काम करें। लेकिन अगर आप एक बैंक में काम करते हैं तो इसमें चोरी करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग सकता है। लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए आपको अपनी छुट्टियां कुर्बान करनी पड़ सकती हैं। गैंग में होने वाले झगड़े बैंक रॉबरी से कहीं ज्यादा चिंताजनक मुद्दा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कहीं ज्यादा जाने जाती हैं। न्यूयॉर्क की पुलिस कई सालों से गैंग्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे नज़दीकी कोशिश एक ऐसा कानून लाना था जिसके अनुसार गैंग में शामिल होना गैरकानूनी था। फिर भी पुलिस ऑफिसर्स को इस लॉ के असरदार होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। पुलिस मानती है कि गैंग से पूरी तरह से छुटकारा पाना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैंग्स फायदेमंद बिजनेस चलाते हैं। इसलिए पकड़े जाने का डर होते हुए भी वो इसे चलाए रखना चाहते हैं। इसके बदले पुलिस उन्हें कुछ खास जगहों पर रखना पसंद करती है। इस तरह से वो जितना हो सके उतना हिंसा को और गैंग में शामिल होने वाले लोगों के नंबर को कम कर सकते हैं। एक सर्वे में गैंग लीडर्स से पूछा गया कि नए लोगों को भर्ती करते समय उन्हें कौन से बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। शिकागो के एक लीडर ने बताया कि गैंग मेंबरशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा है जॉब्स। एक बार जब गैंग मेंबर को एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसके पास अपनी जिंदगी को खतरे में डालने का कोई कारण नहीं होता। वो बेरोजगारी है जो लोगों को गैंग में लेकर आती है, क्राइम के लिए प्यार नहीं। न्यूयॉर्क के एक सोशल वर्कर ने यह सजेस्ट किया कि गैंग्स को लीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहने दिया जाए। उनका मानना है कि इसके बदले उनसे टैक्स लिया जाए और अगर वो मारपीट और हिंसा में शामिल होते हैं तो गवर्नमेंट उनका आधा पैसा ले सकती है। इससे गैंग से तो छुटकारा नहीं मिलेगा लेकिन क्राइम काफी हद तक कम हो जाएंगे। यूएसए में बंदूक पर बैन लगाने के लिए गैंग वायलेंस को एक कारण बताया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वॉशिंगटन डीसी से यह लॉ हटा लिया है। यह फैसला सही लगता है क्योंकि बंदूक पर बैन लगाने से गैंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में सोचिए, वो गैरकानूनी काम करते हैं और गैरकानूनी ड्रग्स बेचते हैं तो गैंग्स के पास बंदूक से जुड़े लॉ को मानने का कोई कारण नहीं है। और दो मुद्दे हैं जो यूएस में बंदूक पर बैन लगाने को मुश्किल बनाते हैं। पहला है वहां पहले से ही बंदूक का ब्लैक मार्केट है। दूसरा कारण है पहले से ही लीगल बंदूकें लोगों के पास मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि बंदूक पर बैन लगाना सिर्फ आम लोगों पर असर डालेगा जो इसे अपनी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका बेहतर हल यह होगा कि बंदूकों के गैरकानूनी इस्तेमाल के लिए सजा दी जाए। जैसे बंदूक का इस्तेमाल करके किए गए क्राइम के लिए कड़ी सजा दी जाए। इससे कुछ शहरों में बंदूक से होने वाले क्राइम में कमी आई है। लेकिन इस लॉ के कारण दूसरे तरीकों से किए जाने वाले क्राइम बढ़ सकते हैं। यूएस अपने देश में आने वाले लोगों की क्राइम हिस्ट्री पर बहुत ध्यान देता है। बाहर से आने वाले लोगों को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के कई सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन इनमें से कुछ पुराने जमाने के और बेमतलब लगते हैं। जैसे एक सवाल लोगों से पूछता है कि क्या वह जर्मनी के नाजी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यह सवाल वर्ल्ड वॉर 2 के समय जरूरी हो सकता था लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ सवाल हैं जो अभी के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जैसे लोगों से पूछा जाता है कि क्या वह किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। ज्यादा आसान सवाल में लोगों से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कभी कोई क्राइम किया है। ऐसे सवालों के साथ परेशानी यह है कि कोई भी इसके जवाब में हाँ नहीं कहेगा तो अमेरिका आने वाले लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है। यह पता चला है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो यह सवाल मददगार होते हैं। कानूनी रूप से किसी को अमेरिका से निकालना मुश्किल है। इसका मतलब है उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करना। लेकिन अगर उन्होंने इन सवालों में से किसी एक का जवाब गलत दिया तो बात अलग है। ऐसा होने पर उस इंसान को तुरंत देश से निकाला जा सकता है। यह उन रेयर केसेस में से एक है जहां यह मानना कि आपने कोई क्राइम किया है मददगार हो सकता है। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने गवर्नमेंट को चलाने वाली इकोनॉमिक फोर्स के बारे में जाना। ब्रिटेन के एनएचएस के एनालिसिस ने दिखाया कि हेल्थ इंश्योरेंस पर गवर्नमेंट के खर्च को लॉजिकली प्लान नहीं किया गया था। लेकिन ज्यादा काबिल गवर्नमेंट को चुनना एक कीमत के साथ आती है।
सिंगापुर में हर पॉलिटिशियन के पीछे कई मिलियन डॉलर का खर्च होता है। दूसरा, अपने जाना की चीजों और सर्विस के प्राइस के पीछे एक कहानी होती है। दवाइयों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ाकर बताई जाती है क्योंकि इसे खरीदने वाले लोगों को असली कीमत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। एक दूसरे से मुकाबला करने वाली कंपनियां समय पड़ने पर अपनी कीमत को बचाने के लिए एक साथ आ जाती हैं। फ्यूल की कीमत बढ़ना हमें खराब लग सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए यह एक अच्छा साइन है। तीसरा, आपने हमारे डर के नेचर के बारे में समझा। हम अनजान लोगों से डरते हैं, लेकिन स्टैटिक्स से पता चलता है कि हमारा परिवार हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। गवर्नमेंट गैम्बलिंग वेबसाइट से डरती है, लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग से उतना खतरा नहीं है। अगर हम फैक्ट्स के हिसाब से चुनें कि हमें किससे डरना चाहिए तो दुनिया बेहतर हो सकती है। चौथा, आपने चीटिंग के बारे में समझा। चीट करना इंसान का नेचर है। आम तौर पर हम अपने फायदे के लिए चीट करते हैं, जैसे कि घर जल्दी पहुंचने के लिए सड़क के नियमों को तोड़ना। लेकिन कुछ गरीब लोगों की तरह हम तब भी झूठ बोलते हैं जब हमें उससे कोई फायदा ना हो रहा हो। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए भी चीट करते हैं। पांचवा, आपने क्राइम के इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। गवर्नमेंट सिर्फ लॉ का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर क्राइम से होने वाला इकोनॉमिक फायदा ज्यादा है तो लॉ भी उन्हें नहीं रोकता। अगर क्रिमिनल्स क्राइम के स्टैटिक्स को पढ़े तो यह उन्हें पता करने में मदद कर सकता है कि एक बैंक में कब चोरी करनी चाहिए। हम आज बड़े ही कन्फ्यूजिंग समय में जी रहे हैं। कानून बनाने वालों और बिजनेस लीडर द्वारा किए गए फैसलों को समझना आसान नहीं है। लेकिन सभी फैसले दो सिंपल चीजों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और वह है इकोनॉमिक्स का लॉ और इंसान का बेसिक नेचर। इन दो फैक्टर्स को लगातार एनालाइज करने से आप दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे।